हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और विज्ञान प्रगति मैगज़ीन आप देखें मई 2022 की आप लोगों के सामने है। इसकी मार्केट वैल्यू 30 रुपये है, तो आप इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। वैसे कहीं पर भी नहीं बेचते हैं लोग इसको, ठीक है। आपको इसको सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही परचेज़ करना पड़ेगा, वो मैं अभी तरीके आपको बताऊँगा। और इसका देखो लिखा हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सशक्त होता भारत। तो कई सारी टेक्नोलॉजी जो हैं वो इसके अंदर में डिस्कस की गई हैं। ओके, कई सारी टेक्नोलॉजी हैं, ये सभी टेक्नोलॉजी एग्जाम के काम की यहाँ पर हो जाती हैं। देखते हुए चलेंगे। बेसिकली हमारा जो एनालिसिस कराने का मकसद ही ये है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उसको देखते हुए ही यहाँ पर इन चीज़ों को कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। बहुत सारे बच्चे ओरिजिनल पीडीएफ की भी डिमांड करते हैं, तो ओरिजिनल पीडीएफ आपको इस बार टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चे एनालिसिस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जबकि चीज़ें जो आपके काम की हैं वो आपको करना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने आए हैं, आप पीडीएफ कलेक्टर बन के मत रह जाइएगा। तो पीडीएफ पर बिल्कुल ध्यान ना दो, क्या पढ़ाया जा रहा है क्या समझाया जा रहा है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखो। 30 रुपये की मैगजीन है, कहीं नहीं मिलेगी मार्केट वगैरह में, आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बेफालतू की चीज़ें हैं, आपको ये सब नहीं करना। आप चाहें तो ये मैगजीन 10 रुपीज़ में आपको उपलब्ध हो जाएगी। 60 पेजेस ऑफ नॉलेज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जिसको ज़रूरत है सिर्फ वही खरीदे, हर कोई पीडीएफ कलेक्ट करने के चक्कर में ना रहे। पूरा एनालिसिस कराएंगे, आप लोगों को दिखेगा कि कैसे पीडीएफ एक लाइन जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट की है वो कराई जाती है। तो उसके बावजूद आपको पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने की, ना ही आपको पीडीएफ देखने की जरूरत है। बट फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मतलब उसको यहाँ पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। फिर क्यूआर कोड वगैरह के ज़रिए जो है वो आप 10 रुपीज़ का पेमेंट करोगे, उसके बाद जो है वो आपको मैगज़ीन तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, वही उसको परचेज़ करें। बाकी आप देखते रहो, पूरा एनालिसिस कंप्लीट करो, कुछ सीखो। पीडीएफ की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये इसीलिए यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप इस टेलीग्राम चैनल पर जो है जाकर के मैसेज कर सकते हो, या फिर जो है वो आप क्या कर सकते हो कि सेव्ड मैसेज में जाकर के टाइप कर देना, दैट इज़ कॉल्ड BEIAS और 1, ठीक है। @ लगाना मत भूलना, और साथ ही साथ जो लेटर कैपिटल हैं वो सब इस तरीके से रखना। और जैसे ही इसको सेंड करोगे ये लिंक क्रिएट होगा। लिंक क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में जाना है और टाइप करना है कि विज्ञान प्रगति चाहिए। जिस मंथ की चाहिए आप वो मंथ लिख सकते हो। जनवरी 2022 से लेकर के जो मई 2022 है वो उपलब्ध यहाँ पर है, तो आप लिख सकते हो वहाँ पर। इसी के साथ साथ जो साइंस रिपोर्टर है वो भी उपलब्ध है, जनवरी 2022 से लेकर के मई 2022 तक की। धीरे धीरे आगे आने वाले समय में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की भी उपलब्ध यहाँ पर होंगी। तो फिलहाल आप इनकी डिमांड कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारी जो है वो पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री में भी उपलब्ध हैं, लेकिन अगर किसी को स्पेशली चाहिए तो आप मैसेज भेज सकते हो। तो अगर ये सब समझ में नहीं आया कि कैसे यहाँ पर आपसे मंगाएं, तो आप इसको जो है सिर्फ स्कैन कर दो, और स्कैन करने के बाद चैट बॉक्स सीधे ओपन होगा, वहाँ पर लिख दो कि भाई ये मैगजीन चाहिए। मैं आपको क्यूआर कोड और वगैरह चीज़ें यहाँ पर भेजूंगा। आपको जस्ट 10 रुपीज़ का पेमेंट करना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू ही इसकी 30 रुपीज़ है। और अगर आपको इसकी एक्सेस चाहिए तो आपको ये तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये चीज़ें करके आप जो है वो मैगजीन को हासिल कर सकते हो। क्लीन पीडीएफ है, एकदम साफ, उसमें चमकता है। देखो, फ्री नहीं डाल रहा हूँ, फ्री इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चे पीडीएफ को कलेक्ट करने लगते हैं। भाई कलेक्ट मत करो उनको, ठीक है, उसको पढ़ो। या तो उसको कलेक्ट मत करो, उसको पढ़ो। और पढ़ने से अच्छा है कि आप एनालिसिस को देखो और चीज़ों को समझो कि हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स मेंस से क्या इंपॉर्टेंस निकलता है। तो ये चीज़ें देखते हुए जो हैं वो आपको ये काम यहाँ पर करना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको एनालिसिस की तरफ चलना है, और हम देखते हुए चलेंगे कि पीडीएफ में हमारे काम की चीज़ें क्या हैं। बाकी जिन लोगों को परचेस करनी है, मैंने आपको ये बता दिया कि ओनली 10 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है। तो चलो फिर एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर काम की हो जाती हैं। सब आपको दिखेगा कि ये सब आपके इंडेक्स है, इसमें क्या क्या दिया गया है। फिर यहाँ पर आप दिखेंगे कि लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस विशेषांक। तो प्रौद्योगिकी से जीवन जो है वो आपका संवरता है, ये बात तो बिल्कुल सीधी है। कोविड-19 से टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ी, और टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 को ख़त्म करने में भी भूमिका निभाई। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की बात करें तो हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ जो है वो आपके इंटरवेंशन जो है वो इस तरीके से लिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 वर्ष पहले 1998 में इसी दिन भारतीय सेना ने पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक 3 नाभिकीय परीक्षण जो हैं वो यहाँ पर किए थे। इसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, जो हमने परीक्षण यहाँ पर किए, और इसका नेतृत्व जो है वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर किया था। ओके, तो जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जो है इन्होंने इसके अंदर ऐड किया, जिससे वैज्ञानिकों का जो है वो उत्साहवर्धन हुआ।
11 मई 1998 के दिन ही भारत ने अपना जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट था दैट इज कॉल्ड हंसा 3 और रक्षा मिसाइल थी त्रिशूल, उसके भी सफल परीक्षण यहाँ पर किए। तो इसी अवसर पर जो है वो हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ओके, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से जो है वो ध्यान रखना था। अभी आने वाले समय में कुछ नई तकनीकें आ रही हैं जिनके बारे में हम जो है वो इस पूरी मैगजीन के अंदर में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला आर्टिकल यहाँ पर बड़ा आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मिशन 21वीं सदी में देश की प्रगति के उत्प्रेरक क्या क्या हो सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बेसिकली सलाहकार समिति होती है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार समिति, इसको कहते हैं पीएम स्टायक। तो ये जो समिति है ये बहुत सारे ऐसे प्रौद्योगिकी संबंधित हस्तक्षेप को अंजाम यहाँ पर दे रही है जिससे इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ग्लोबल जो बेसिकली लेवल है उस पर ला करके खड़ा किया जा सकता है। तो कुछ प्रोग्राम जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, लिखा हुआ है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पानी के एक अणु की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है H2O। H2O से अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा H2 + O2, ठीक है। वैसे बैलेंस करने की बात है तो ये लो, ठीक है। खैर ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखो कि यहाँ से अगर हम जल के अणु को तोड़ देते हैं तो हमें मिलती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो आपका यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर, और ये जो है वो क्लीन फ्यूल होता है, इसीलिए इससे जो है वो CO2 वगैरह का जनरेशन भी नहीं होता है। इसका मतलब कि ये हमारा जो कह सकते हैं कि जो भविष्य का स्वच्छ और कार्बन मुक्त ईंधन के रूप में यहाँ पर वर्क करता है। फिलहाल अगर हम हाइड्रोजन का नाम लेते हैं तो ध्यान में आता है कि तो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है जिसकी वजह से गुब्बारा आसमान में ऊपर चला जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका काफ़ी यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। 15 अगस्त 2021 को भारत सरकार का जो नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है वो यहाँ पर शुरू किया। मिशन के 2 उद्देश्य थे। पहला तो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाना है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ऐसे हाइड्रोजन से होता है जिसमें जो कि आपकी बनाई गई है H2O के अणु को H2 में तोड़ करके, और जो तोड़ने में एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है ये एनर्जी है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। ओके, तो ग्रीन एनर्जी का यूज़ करके जल के अणु को तोड़ करके H2 यहाँ पर तैयार की गई है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो इसका उत्पादन बढ़ाना है और साथ ही साथ इसके उत्पादन के लिए परियोजनाएं, अनुसंधान और विकास है उसको भी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। 800 करोड़ रुपए जो है वो इसमें यहाँ पर खर्च आएंगे। 17 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ही ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की गई। यानी कि हाइड्रोजन मिशन तो बड़ा मिशन है ही, उसके अंदर में अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन डेवलप करने के लिए सब मिशन भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन नीति। ग्रीन हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अंतर्गत 2030 तक 5 मिलियन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य तय करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इससे हाइड्रोजन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले वर्षों में भारत ग्रीन हाइड्रोजन का एक हब यहाँ पर बन जाएगा। तो हाइड्रोजन मिशन देश की स्थायी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक ऊर्जा विनिमय का भारत के किसी भी स्थान पर नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का विकास एवं नवीनीकरण ऊर्जा खरीद सकते हैं। ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मतलब मैं H2O के अणु को तोड़ करके हाइड्रोजन बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसका कोई यूज़ नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेल कर सकता हूँ। और सेल करने के लिए कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आए मेरे पास और इसको खरीद करके ले जा सकती है। तो ये जो है वो यहाँ पर इस तरीके का प्रोविज़न नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर में रखा गया है। और जो प्रयोग न होने वाली नवीकरण ऊर्जा है उसको संचित रख सकते हैं और वापस भी कर सकते हैं, मतलब इसका ट्रेडिंग की जा सकती है। जैसे कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, ऐसे ही हाइड्रोजन ट्रेडिंग का कंसेप्ट भी इसके अंदर में उभर करके आता है। वितरण कंपनियां अपने राज्यों में रियायत दर पर ग्रीन हाइड्रोजन उसको खरीद सकती हैं, उसकी आपूर्ति कर सकती हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ जो शुल्क है वो अदा करना पड़ेगा, खरीद की लागत का, जो भी आपने खरीदा है उसके हिसाब से। इसके अनुसार पॉलिसी के अनुसार जो बंदरगाह यहाँ पर हैं वहाँ पर बंकर बनाए जाएंगे जिससे कि हाइड्रोजन को वहाँ पर स्टोर किया जा सके और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए जो आपके ग्रिड हैं उसकी कनेक्टिविटी की जाएगी और ये सब बिना विलंब के प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। और इसके लिए एक स्पेशल पोर्टल भी बनाया जाएगा ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट्स को अगर लाइसेंस वगैरह लेना है तो वो सब काम एक ही जगह पर हो सके। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के से जो है वो हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है वो जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करेगा और इसके वजह से हमें देखने के लिए मिलेगा कि सी लेवल वगैरह जो है वो सब रेंज में आएंगे एक तरीके से। कच्चा माल अनुप्रयोग,
अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में शोधन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में अमोनिया या मेथेनॉल संश्लेषण है। इस्पात उद्योग के लिए स्पंज आयरन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि H2O के प्रोडक्शन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों तकनीक के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इसका यूज़ भी किया जा सकता है सार्वजनिक विद्युत उत्पादन में, ऑफ ग्रिड बिजली की आपूर्ति करनी हो या बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण करना हो उसमें भी। साथ ही साथ अक्षय गैसें या फिर संश्लिष्ट ईंधन और अमोनिया जो है जैसे ईंधन भी इससे जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। और औद्योगिक उत्पादकता और आवासीय एवं वाणिज्यिक उत्पादक ये भी हासिल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक हाइड्रोजन फ्यूल। ओके, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूत किया जा सकता है। दूसरा मिशन आता है भारतीय अर्धचालक मिशन यानी कि सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, 5G है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसमें अर्धचालक चिप का प्रयोग जो है वो होगा ही होगा। वर्तमान में सिर्फ ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन जैसे कुछ ही देश हैं जो अर्धचालक का भारी उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन महामारी में ये सब उत्पादन में कमी आई, देश में इसका इंपोर्ट भी भारी पड़ गया। तो हमें इसको डोमेस्टिकली बढ़ाने के लिए, वैश्विक परिदृश्य और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए भारत में अर्धचालक इकोसिस्टम विकास करना पड़ेगा और इसमें जो है ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। भारतीय अर्धचालक जो मिशन है इसका गठन सेमिकॉन इंडिया नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। सेमिकॉन इंडिया बेसिकली डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की बिजनेस यूनिट है और ये इस मिशन को जो है वो मॉनिटर करेगी। इस मिशन का आरंभ जो है वो स्थायी अर्धचालकों के विकास के लिए किया जाएगा। देश में अर्धचालक डिजाइन इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए किया जाएगा और सभी मंत्रालय, विभाग, उद्योग और ये सब मिलकर के साथ में वर्क करेंगे। अर्धचालक मिशन के माध्यम से दो तो बनाए जाएंगे आपके सिलिकॉन वेफर फैब, 2 डिस्प्ले फैब सहित कंपाउंड सेमीकंडक्टर, मतलब ये जो आपके फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं ये तैयार की जाएंगी, जहां पर फैब मतलब एक ऐसी यूनिट जहां पर सेमीकंडक्टर का निर्माण होता हो, सेमीकंडक्टर का कह सकते हैं कि उनका यूज़ होता हो, एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर दिखाया जाता हो। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो फैब के अंदर आ जाती हैं और इस तरीके की कई सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। तो नए सभी सिस्टमों में जो अर्धचालक की बढ़ती मांग है उसको देखते हुए मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो भी तैयार किया गया है। आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है, रोजगार सृजन होंगे, प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा यहाँ पर बढ़ेगा, देश की आयात पर निर्भरता जो है वो भी यहाँ पर कम होगी। इस मिशन के अंदर में देखें तो भारत के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक प्रावधान जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर यूनिट या फैब बनाने के लिए आप देखोगे कि 50% तक की अधिक वित्तीय सहायता दी गई है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, फोटोनिक्स ये सब और भी ज़्यादा इकाइयाँ बनाने के लिए 30% वित्तीय सहायता दी गई है। फिर ऐसी प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी जहां पर आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण की मंजूरी दी गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो भी यहाँ पर वर्क करेगा। इसी के साथ साथ इतने करोड़ रुपए जो हैं वो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं। 76,000 करोड़ रुपए इसके इकोसिस्टम के विकास के लिए दिए गए हैं। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनियों पर जो शुद्ध बिक्री है उन पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिंक्ड जो इंसेंटिव हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। मतलब आपने जो प्रोडक्शन यहाँ पर किया और उसमें कितनी कॉस्ट आई उसका कुछ परसेंट जो है वो सरकार यहाँ पर देगी, ताकि आपको प्रॉफिट में कोई दिक्कत ना हो और आप उसमें मन लगा करके जो है वो यहाँ पर वर्क कर सको। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इंडिया का आता है डीप ओशियन मिशन, गहन महासागर मिशन। और गहन महासागर मिशन का मतलब ये है कि ऊर्जा के असीमित स्रोत तो यहाँ पर मौजूद हैं पृथ्वी के अंदर में, और वो महासागर में यहाँ पर हैं। महासागर में बहुत सारे पौधे, जंतु, खनिज, उनका विशाल भंडार यहाँ पर मौजूद है। वैल्यूएबल संसाधन आपको मिल जाएंगे। आज विश्व महासागरों के लगभग 90% हिस्से का अन्वेषण किया जाना बाकी है। जितने भी ओशन मौजूद हैं हम उनका सिर्फ 10% जानते हैं, बाकी 90% जानना जरूरी है। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उन्होंने डीप ओशन मिशन जो है वो प्रस्तावित किया। जून 2021 को इसको मंजूरी मिली और आने वाले 5 वर्षों में इसके ऊपर 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। साथ ही साथ ये ब्लू
इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा। ब्लू इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें हम ओशन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल करने के लिए, तो उस इकोनॉमी को भी यहाँ पर जो है वो बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा बढ़ेगा, व्यापार, पर्यटन, रोजगार के अवसर होंगे। डीप ओशन मिशन अक्टूबर 2021 में समुद्रयान के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया। डीप ओशन मिशन के अंतर्गत ही समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है। और अगर आप देखें तो समुद्रयान भारत का पहला समुद्री मानव मिशन है। इसके अंदर मानव जाएगा और मानव कितनी गहराई पर जाएगा तो वो गहराई याद रखनी है, वो है आपकी 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। इतनी गहराई में उतरकर उद्देश्यों पर काम किया जाएगा। और ये सब किस ओशन में होगा? पैसिफिक में, इंडियन में होगा। तो फिर कहाँ होगा? केंद्रीय हिंद महासागर में। केंद्रीय हिंद महासागर में, ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। डीप ओशन मिशन के कई सामाजिक लाभ हैं, क्योंकि कई सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे रसायन, दवाएं, खनिज, ये सब आपको समुद्र के अंदर में मिल जाएगी। समुद्री अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, प्रदूषण की चुनौतियों को लड़ा जा सकता है, उससे लड़ने में मदद यहाँ पर की जा सकती है। समुद्रयान जो है वो भारत का पहला समुद्री मिशन है जो समुद्र के भीतर 6000 मीटर की गहराई पर उतरेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर आ जाता है आपका क्वांटम फ्रंटियर मिशन। क्वांटम फ्रंटियर मिशन जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर बढ़ावा देने में मदद करेगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसमें क्वांटम का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सभी को बढ़ाएंगे। और ये मिशन के अंतर्गत बेसिकली क्वांटम समर्थित मिशन प्रौद्योगिकी, जिसको क्वेस्ट प्रोग्राम कहते हैं, वो रखा गया है। इसको लॉन्च किस विभाग ने किया है? तो डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्वांटम कंप्यूटर को बढ़ावा देंगे, संचार प्रणालियों को बढ़ावा देंगे और एक खास मुकाम जो है उसको हम यहाँ पर हासिल करेंगे। क्वांटम प्रौद्योगिकी आधारित डिवाइस है, अनुप्रयोग है, मानव संसाधन के विकास है, उनको सुनिश्चित किया जाएगा। और आपको मिलेगा कि क्वांटम प्रोसेस टू लॉजिक गेट और ये सब, मतलब क्वांटम से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक आपको ये टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर्स पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स 2022 में ही इसके बारे में पूछा। क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम एनालिसिस, ये 5 तकनीकें आपको ध्यान में रखनी है। इन पर आने वाले समय में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये तकनीकें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सब तकनीकें क्वांटम क्षेत्र पर आधारित हैं, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आधारित हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? बेसिकली देखो, 2 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एक होते हैं क्लासिकल कंप्यूटर, एक होते हैं क्वांटम कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, वो बहुत फास्ट तरीके से वर्क नहीं कर सकते, लेकिन वर्क तो करेंगे। एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने में ये कई साल लगा देते हैं, जबकि ये जो है वो उसको सेकंडों में कर देता है क्वांटम कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर जो हैं वो बिट्स पर आधारित होते हैं, BITS, और क्वांटम कंप्यूटर जो हैं वो आपके क्यूबिट पर आधारित होते हैं, QUBITS। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें अंतरिक्ष उपयोग कर सकते हैं, नाभिक के अनुसंधान है, मौसम पूर्वानुमान है, इन सब में इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये क्वांटम संचार और क्रिप्टोग्राफी में इस तरीके से मदद मिलेगी। ऐसे ही आ जाता है आपका वेस्ट टू वेल्थ मिशन। कचरा अपशिष्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, जटिल समस्या है। लगभग प्रति वर्ष 1236 मीट्रिक टन के करीब कचरा उत्पन्न होता है। नदी हैं, तालाब हैं, इन सब में भारी मात्रा में कचरा जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, जिसका हिसाब रखना भी मुश्किल है। तो 15 अगस्त 2014 को वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया। वेस्ट टू वेल्थ मिशन ये है कि जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उससे हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे इनकम जनरेशन हो सके, जिससे हमें वेल्थ यहाँ पर मिल सके। तो PM स्टाइक ने जो है वो इस मिशन को देखते हुए इसको कह सकते हैं कि इसकी संकल्पना दी, इसको कहा कि भाई ये मिशन अच्छा है और अपशिष्ट प्रबंधन में इस प्रौद्योगिकी समाधान में उपयुक्त विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकी पहचान इसके अंदर की जा सकती है। लैंडफिल्स वगैरह हैं, उनका भी जो लक्ष्य है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसमें जैसे आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन कैसे काम करेगा। जैसे असम के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वाटर हाइसेनिथ की। वाटर हाइसेनिथ जो है वो भारी मात्रा में प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये है आपकी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, और इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। तो वाटर हाइसेनिथ जो है वो क्या है आपका? वो है आपका वेस्ट, और इस वेस्ट का यूज़ करके जो वहाँ के लोग हैं वो बना रहे हैं चटाइयाँ, ठीक है, मैट्स, योग मैट्स। ओके, तो योग मैट जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं, जिनका नाम है मूरहेन योग चटाई, मूरहेन योग मैट। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस चटाई को बना रहे हैं और इस चटाई को बेचेंगे तो क्या आएगी? वेल्थ। यानी कि इस वेस्ट से यूज़ करके हमने वेल्थ को बना लिया। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ नहीं दिया गया इसीलिए बताया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन तो आपको पता ही है, ये जो मिशन है 2015 में आरंभ किया गया था और इसके 9 स्तंभ हैं जिसके बेस पर हम बैंकिंग, यात्रा,
सामान की खरीद बिक्री यानी ई कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, ट्रांसफ़र, इन सबको अंदर डिजिटल क्रांति जो है वो लेकर के आ रहे हैं। और ये मिशन के जो 9 स्तंभ हैं वो ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये रहे। ओके, जैसे इसके अंदर में हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराएंगे, दैट इज कॉल्ड भारत नेट। ई गवर्नेंस उसको सुधारेंगे, साथ ही साथ अगर आप देखें तो ई क्रांति सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति करेंगे, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह हैं उसमें सुधार करने, आधार कार्ड वगैरह का इस्तेमाल है। सबको सूचना मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण होना चाहिए, जैसा कि सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। नौकरियों के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तैयार करना है, उपज कार्यक्रम जो है वो उनको भी बढ़ाना है। तो ये इस तरीके के जो 9 पिलर हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो विद्युत वाहक मिशन हमने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन लॉन्च किया है। देखो जीवाश्म ईंधन बहुत तेजी से जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल है, डीजल है, इनको हम भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन होता है, जो कि वायुमंडल में बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ावा देता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये सब रोकने के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो इस प्रदूषण की समस्या को ख़त्म करेंगे, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होंगी और इनके जो सोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से सीमित नहीं है। कह सकते हैं कि जब हम देखो भारी मात्रा में हमें क्या है कि क्रूड ऑयल है या फिर पेट्रोल है, डीजल है, इन सबको इंपोर्ट करना पड़ता है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा बहुत सारा मनी जो है वो भी यहाँ पर बाहर चला जाता है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी इस पर कम होगी, वायु प्रदूषण से समस्याएं जो हैं वो भी यहाँ पर ख़त्म होंगी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन को जो है वो शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जीवाश्म ईंधन के दहन से वही 25% जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, गुणवत्ता वायु की कम हो रही है। तो PM स्टैक जो आपकी कमेटी है उन्होंने केंद्रीय मिशन यहाँ पर लॉन्च किया है और ये मिशन का नाम है विद्युत वाहन मिशन। और ये मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय आवश्यकताओं के लिए वाहन उपप्रणालियों और घटकों का विकास करें, साथ ही साथ स्वदेशी क्षमता के विकास के लिए संकेंद्रित अनुसंधान की सहायता प्राप्त भी यहाँ पर की जाएगी। तो इसका गठन जो है वो बेसिकली 2018 में किया गया और इस तरीके से ये आपकी मदद करेगा। इसका मकसद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उसको कम किया जाए। जीवाश्म ईंधन से जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं उससे वायु की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, उसको सुधारना है। साथ ही साथ तेल के आयात को भी कम करना इसका लक्ष्य यहाँ पर हो जाता है, ताकि हमारा जो रुपया है वो बाहर ना जाए और एक्सचेंज रेट भी स्टेबल यहाँ पर रहें। क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा कि जो रुपी है उसका वो सबसे ज़्यादा लो यहाँ पर चला गया अगेंस्ट द डॉलर। तो ये सब चीज़ें भी निकल के आती हैं। इसके लिए स्टार्टअप्स की मदद ली जा सकती है। स्टार्टअप क्या कर सकते हैं? स्टार्टअप जो हैं वो हमें नई उन्नत तकनीकें उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को मजबूत किया जा सकता है। जैसे लिथियम आयन बैटरीज का अल्टरनेटिव वो यहाँ पर खोज सकते हैं। ओके, वो फ्यूल सेल डेवलपमेंट तकनीकों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब जो तकनीकें हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने में हमारी जो है वो मदद करेंगी। तो अगर हम इसमें देखें आगे तो आपको मिलेगा कि अवधि उत्पादन के नए विकल्प आएंगे, बैटरी की उच्च क्षमता आएगी। बजट 2022 के अंदर कहा गया कि बैटरी स्वैपिंग जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर लॉन्च करेंगे। इसका मतलब यह है कि लंबी दूरी के लिए बैटरीज को चेंज करने की जो है वो आवश्यकता आपको पड़ती है, तो वो आवश्यकता आपकी इस पॉलिसी के ज़रिए जो है वो पूरी हो जाएगी और इस तरीके से ये मंत्र जो है वो सक्सेसफुल होगा। फिर हमने शुरू किया है विद्युत गतिशीलता मिशन, जिसको कहते हैं मोबिलिटी मिशन। ओके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। इसमें जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर उसको आपको इलेक्ट्रिक बनाना है। अभी तो पिछले में हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, यहाँ पर हम जो है वो जितना भी मोबिलिटी से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको भी हम इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो है वो करेंगे। तो इससे संबंधित नवाचार आएंगे और दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान क्रिएट होगा। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अनुमान के हिसाब से भारतीय प्रति वर्ष 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने को तैयार हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप देखो कि उत्पादन संबंधी दूसरे चरण को 10,000 करोड़ रुपए के बजट सहित ये सहायता भी जो है वो यहाँ पर दी है। तो इलेक्ट्रिक वाहन है, इनका विक्रय मूल्य जो है उसको भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें और इसकी लागत को भी कम करना है। इसके अलावा मिशन शुरू किया गया है दैट इज़ कॉल्ड राष्ट्रीय जैविक विविधता एवं मानव कल्याण मिशन।
बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। दुनिया के 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर मौजूद हैं, यानी जैव विविधता को संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी उद्देश्य से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने जैव विविधता प्राधिकरण नाम का वैज्ञानिक निकाय भी तैयार किया है। ये देखेगा कि प्राकृतिक संसाधन सही रहें, भविष्य में संक्रामक रोग ना आए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे, जलवायु परिवर्तन कम किया जा सके और जैव विविधता मानव कल्याण मिशन इस तरीके से लॉन्च यहाँ पर किया गया। तो ये मनुष्यों के कल्याण के लिए हैं, ग्रह के कल्याण के लिए हैं। तो इस तरीके से इसमें आपको मिलेगा ये चीज़ें। ये आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपका जैव विविधता विज्ञान का कायांतरण जो है वो इससे संभव होगा। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि कृषि क्षेत्र, मानव क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन में जो चुनौतियां आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। इसके 7 स्तंभ हैं। एक है आपका निसर्ग भारत, जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाएं, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन, जैव विविधता और कृषि विविधता, जैव विविधता और स्वास्थ्य, जैव विविधता और जैव अर्थव्यवस्था एवं जैव विविधता कौशल विकास और आउटरीच। मतलब हर एक सेक्टर पर फोकस देना है। पारिस्थितिकी सेवाएं यहाँ आ गई, जलवायु परिवर्तन यहाँ आ गया, कृषि में विविधता यहाँ आ गई, स्वास्थ्य रिलेटेड एस्पेक्ट यहाँ पर आ गया, अर्थव्यवस्था यहाँ पर आ गई और साथ ही साथ कौशल विकास यहाँ पर आ गया। तो ये जो 7 स्तंभ हैं वो बहुत ईजी हैं, आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से ये सभी मिशन जो हैं वो मानव जीवन को सुगम यहाँ पर बनाएंगे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस विशेषांक के अंदर आपको अगला आर्टिकल जो है वो दिया गया है। लिखा हुआ है कि भारत में प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का प्रेरक। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया ये बातें कि 11 मई 1998 को परमाणु जो है हमने परीक्षण यहाँ पर किए, पोखरण के अंदर हंसा और त्रिशूल मिसाइल यहाँ पर याद किए। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये वाला पैसेज पूरा हुआ। इस आर्टिकल को आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें आपको प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक दिए गए, मतलब अलग अलग लाइक CSIR है या ICAR है, इस टाइप के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं, जैसे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है, इन सब के डायरेक्टर्स कभी रहे होंगे या उस समूह के लोग रहे होंगे। उन्होंने क्या कहा, इतना नहीं डिटेल में हमें यहाँ पर जाना। ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा, हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो मनाते हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। और इसमें अगर हम देखें तो क्यों मनाते हैं हमने ये भी देख लिया। एक बोर्ड आता है दैट इज कॉल्ड प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड की अगर हम बात करें तो 2022 में TBD की स्थापना को लगभग 25 ईयर्स जो हैं वो यहाँ पर पूरे हो गए हैं। इसने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, ये एक तरीके का बोर्ड है। और इसकी स्थापना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता हासिल करने के अलावा मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया और स्वदेशी उत्पादों के निर्माणों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर की गई थी। TBD की बात करें तो भारत के सरकार के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसका वैधानिक निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता लाने के लिए ये यहाँ पर काम करता है। इसको इन शॉर्ट कहते हैं आप TDB, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप लाएगा। इसकी स्थापना को लगभग 25 साल हो गए हैं। अपनी स्थापना के 25 वर्षों की यात्रा के दौरान TBD ने आत्मनिर्भर भारत मिशन को साकार करने हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी का समर्थन जो है उसे यहाँ पर किया है। TBD के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो वैसे पूछे जाने मुश्किल हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करता है, वाणिज्य अनुप्रयोग और घरेलू अनुप्रयोगों पर जो वित्तीय सहायता है वो भी प्राप्त करता है, प्रेरणा स्रोत यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर है, और विफलताओं का जोखिम होने पर भी छोटे उद्यमों के जो विचार हैं उनको बढ़ावा देता है। मतलब कोई छोटा उद्यम है लेकिन विफल हो गया तो उसका जो विचार था, उसका जो इनोवेशन था, उसका जो आइडिया था, उसको उभार करके लाएगा, उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा, नवाचार का बढ़ावा करेगा, अनुसंधान और विकास संस्थानों को प्रेरित करेगा। इन सब कामों को करने का काम इसका यहाँ पर है। ये हर क्षेत्र में मदद करेगा, अपशिष्ट उपयोग हो, कृषि तकनीक हो, सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी मदद करेगा, रक्षा प्रौद्योगिकी में भी, सेमीकंडक्टर में भी ये आपकी मदद करेगा। पिछले 25 वर्षों में TBD ने प्रौद्योगिकी के अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर किया है। और चाहे वो रेवा द्वारा पहली इलेक्ट्रिक कार हो, या शांता बायोटेक द्वारा पहली हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हो, या टाटा मोटर्स द्वारा पहली स्वदेशी कार इंडिका हो, या फिर हाल ही में हुआ भारत का पहला ड्रोन शो जो कि TBD ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन सब कामों में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। TBD द्वारा अपनी स्थापना के बाद नए स्टार्टअप्स लाइक माई लैब और QNew, इन सबको जो है वो बड़ी सहायता यहाँ पर मिली है। TBD ने अब तक लगभग 11 जो है वो आपके
BCF जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनका यहाँ पर मदद की है, उनको स्टार्टअप से आपका प्रौद्योगिकी केंद्रित कंपनियाँ उस तरीके से तैयार की हैं और रोजगार सृजन भी यहाँ पर किया है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ हो जाती है और सभी स्टार्टअप्स की भी मदद करते हैं और इस तरीके से वैक्सीन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भी इसने यहाँ पर मदद की। तो थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको ये वाला आर्टिकल जो है वो नहीं पढ़ना, ये आर्टिकल नहीं है, बेसिकली बुक का रिव्यू है जो कि यहाँ पर किया गया और ये चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करनी है। फिर आ जाते हैं आगे और लिखा हुआ है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी साइबर सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम। तो क्या होती है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और कैसे इसमें जो है वो भारत सुरक्षा हासिल कर सकता है। देखो, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के जरिए साइबर सुरक्षा हासिल की जाएगी। साइबर सुरक्षा जो है वो इसलिए हासिल की जाती है ताकि हमारा जो डाटा है, सिटीजन्स का डाटा हो सकता है, बैंक का डाटा हो सकता है, वो सब जो है वो सेफ रहे, उसमें हैकिंग का जो काम है वो ना हो पाए, इसलिए इसको लॉन्च किया जाता है। तो आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो होती हैं। आज हर जगह क्वांटम कंप्यूटिंग की चर्चा की जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर क्षेत्र की एक ऐसी शैली होती है जिसमें कंप्यूटर सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जो है वो विकसित यहाँ पर की जाती है। कंप्यूटर से क्वांटम सिद्धांत हैं या क्वांटम अनुप्रयोग हैं, उनका सुखद समागम जो है वो बेसिकली परमाणु, उप परमाणु या जिसको कहते हैं फोटोन, उन सब के बेस पर ये तकनीक यहाँ पर आधारित होती है। देखो, तकनीक के पीछे की फिजिक्स क्या है उसको आपको नहीं देखना, तकनीक के अनुप्रयोग क्या हैं, यूजेस क्या हैं, या उसका पिछली तकनीक से क्या लेना देना है, उसको देखते हुए आपको यूपीएससी या अदर एग्जाम्स की तरीके से तैयारी करनी है। तो इस शैली का उपयोग करके जो साइबर सुरक्षा है उसको मजबूती प्रदान की जा सकती है। आज जो उपयोग किए जाते हैं कंप्यूटर, उनमें केवल बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 0 और 1 का इस्तेमाल, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में हम क्यू बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म यहाँ पर पूछी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो अवस्था है वो आपकी इस तरीके से वर्क करती है। और ये जो क्वांटम बेसिकली सिद्धांत हैं या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग है या फिर क्यूबिट्स हैं, ये इस तरीके से वर्क नहीं करते कि सिर्फ 0 या 1 ही रहेगी, ये 0 + 1 भी हो सकती है। ये इस तरीके के बहुत सारे सेट भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक से अधिक अवस्थाओं में मौजूद होने की अनुमति जो है वो भी क्वांटम कंप्यूटर हमें प्रदान जो है वो यहाँ पर करता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन या उलझाव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर इम्पोजिशन और उलझाव निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजी की विशेषताएं हैं। तो क्वांटम भौतिकी की ये विशेषताएं आपको मिलेंगी। बहुत तेजी से वर्क करता है क्वांटम कंप्यूटर, बहुत कम ऊर्जा पर खपत जो है वो इसकी यहाँ पर होती है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो आंकड़ा सुरक्षा श्रृंखलों की एक मजबूत कड़ी यहाँ पर हो जाती है। क्रिप्टोग्राफिक कुंजियाँ अनिश्चित काल तक सुरक्षित रहेंगी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब एक तरीके से होता है कि आपके डाटा को सुरक्षित करना, उसकी सुरक्षा श्रृंखला बना करके उसको क्वांटम फील्ड के अंदर में बेसिकली स्टोर कर लेना। तो बहुत अनिश्चित काल तक हम इसको डाटा को सुरक्षित रख पाएंगे और इसमें क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी की तुलना में लंबी अवधि तक डाटा एनक्रिप्ट यहाँ पर रखा जा सकता है और डिक्रिप्ट करने के लिए भी क्वांटम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लासिकल कंप्यूटर इसमें कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसका उपयोग करते हुए जो वर्षों से एनक्रिप्शन की गारंटी जो है वो हमको नहीं मिल पा रही थी कि भाई क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके बेसिकली गारंटी हम यहाँ नहीं दे पाते थे, लेकिन अब जो है वो ये सब उपलब्ध यहाँ पर होने लगेगा। वर्ष 2017 तक उदाहरण के लिए अगर हम लें तो 85% कार्यालय आधारित चिकित्सा रोगी आंकड़े यानी डाटा उसको संग्रहित और प्रेषित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड तंत्र का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ना तो उसकी कुछ जवाबदेही है, ना ही उसकी कुछ है, यानी कि वो जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो डाटा लीक ना हो ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं था 2017 तक अगर हम बात करें, लेकिन अभी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल जो लंबे समय तक यहाँ पर इसको सुरक्षित रख सकते हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। 100 वर्षों तक की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रक्षा की जा सकती है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जो सम्मित एन्क्रिप्शन कुंजियों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है। तो याद रखना कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से यहाँ पर वर्क जो है वो करती है और इससे जो है वो आपका साइबर सुरक्षा इसमें योगदान बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत बेसिकली जो है वो स्टीफन बिजनर और गाइल्स ब्रॉस्टर इन दोनों ने यहाँ पर जो है वो की थी। 1970 के दशक में न्यूयॉर्क में दोनों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्वांटम संयुग्म कोडिंग की अवधारणा यहाँ पर दी और इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया। टेक्निकल गाइडलाइंस हमको यहाँ पर नहीं पढ़नी है कि किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। आखिर क्या है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी?
आज के इस युग में देखें तो आंकड़ा है या फिर साइबर सुरक्षा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो हैकर्स भी उतनी तेज़ी से आगे आ रहे हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आंकड़ा एवं साइबर सुरक्षा के लिए डाटा एनक्रिप्ट किया जाता है और फिर डाटा को ट्रांसमिशन किया जाता है और उसके लिए क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। ये सारा काम आप क्लासिकल तरीके से भी कर सकते थे, बट क्लासिकल वे जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इस तकनीक के उपयोग से महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैकर्स हैं वो उपयोग में नहीं ला सकते। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के व्यापक अनुप्रयोग में क्वांटम कंप्यूटर की अनूठी क्षमताएं नजर आती हैं और शक्ति का उपयोग भी देखने के लिए मिलता है। सैद्धांतिक रूप में क्वांटम कंप्यूटर एक नया मजबूत अधिक कुशल एनक्रिप्शन सिस्टम हमें उपलब्ध कराएंगे। सारा का सारा डाटा एनक्रिप्ट कर दो और डिक्रिप्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वांटम कंप्यूटर की, और क्वांटम कंप्यूटर इतनी आसानी से उपलब्ध किसी के पास भी नहीं होने वाले, क्योंकि वर्तमान में 24 से भी कम क्वांटम कंप्यूटर जो हैं वो उपलब्ध हैं जो कि हाई क्वालिटी के यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ये पारंपरिक कंप्यूटर जो हैं वो इसमें ये मदद नहीं कर पाएंगे, आपको क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इससे साइबर सुरक्षा हासिल होगी, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम देखें आपको और क्या चीज़ें याद रखनी हैं, तो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में उपयोग किए जाने वाले डाटा को आमतौर पर एक बहुत बड़ी बाइनरी संख्या का उपयोग करके बिट्स में एनकोड किया जाता है। ये बिट्स है, बाइट्स हैं, ये सब जो हैं वो क्लासिकल कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते थे, जिसे एक कुंजी कहा जाता है। इस कुंजी बेसिकली क्या होती है, की का मतलब क्या है कि जिससे लॉक खुले, ठीक है, जिससे लॉक खुले, और ऐसा लॉक खोलने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो पासवर्ड एक तरीके से आपका 0101 इस तरीके के बहुत बड़ा जो है वो बेसिकली बाइनरी संख्या यहाँ पर होती है, जिससे आप जो कोई भी डाटा है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको एनकोड करते हो, उसको डिकोड करते हो। तो ये जो कुंजियाँ हैं, की हैं, ये क्लासिकल हो सकती हैं लेकिन वो काफ़ी बड़ी होगी, उसमें टाइम भी यहाँ पर लगेगा। लेकिन क्वांटम जो कुंजियाँ यहाँ पर हैं, क्वांटम कीज़ जिनको कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और वर्तमान में जो इलेक्ट्रिक कॉमर्स है वो उसका उपयोग कंप्यूटेशनल जटिलता का उपयोग करके यहाँ पर होता है। साथ ही साथ जो सार्वजनिक कुंजियाँ हैं वो सुरक्षा के नुकसान के कारण एक बिंदु के बाद एक दायित्व बन जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कॉमर्स जिसको कहते हैं ई कॉमर्स, उसमें जो है वो छेड़छाड़ वगैरह है या फिर डाटा लीकेज है, उसका काफ़ी बेसिकली थ्रेट यहाँ पर रहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो QKD प्रौद्योगिकी है, यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक, ठीक है, QKD इसका मतलब है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक। तो इस की का यूज़ क्वांटम तकनीक के सिद्धांतों पर करके आप जो हैं डाटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं, इससे गोपनीयता बनी रहती है और कुंजी को तोड़ नहीं सकते आप फिर। ओके, तो क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर आपको मिल जाती है और इसको ही यहाँ पर कहा जाता है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। इसमें जो है वो आपके क्वांटम सुरक्षित प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और इससे जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नाम की यहाँ पर तकनीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक बेसिकली इसरो ने भी यहाँ पर अभी इसके ऊपर टेस्ट किया। इन्होंने लगभग 300 मीटर की दूरी के बीच में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जल्दी से आपको कुछ बताता हूँ। ओके, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज़ है, देखो क्लासिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। आपने यहाँ से डाटा भेजा, डाटा सीधे आपका यहाँ पर आपका जिसको भेजा है उस पर पहुँच गया। लेट्स से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो क्लासिकल चैनल के जरिए आपने यहाँ पर डाटा भेजा, ये डाटा जा रहा है और इसको रिसीव हो गया बी को। क्लासिकल चैनल में कोई भी थर्ड पर्सन आकर के आपका डाटा यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, तो थ्रेट बन जाता है, साइबर सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो जिसमें फोटोन एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो फोटोन्स वगैरह का इस्तेमाल करके आप जो हैं वो डाटा को यहाँ पर बी को भेजोगे और इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी बंदा यहाँ पर इसको हैक नहीं कर सकता, ना ही आपका मैसेज रीड कर सकता है, ना ही आपका मतलब इसको चुरा सकता है। तो ये आपको एक साझा कुंजी स्थापित होती है, सुरक्षित संचार विधि यानी कि कम्युनिकेशन मेथड जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें QKD दो पक्षों को एक कुंजी बनाने और साझा करने में सक्षम बनाता है, जिसका उपयोग संदेशों को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में किया जाता है। ए ने बी को डाटा भेजा, इधर से इसने एनक्रिप्ट किया होगा। एक तकनीक जिसको कहते हैं QKD की डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपकी जो की है वो ए और बी दोनों के पास उपलब्ध होगी।
उस तकनीक के जरिए ही, उस की के जरिए ही आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो। वो की किसी और के पास उपलब्ध नहीं होगी तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ तकनीकें हैं जो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करती हैं। खैर थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये आपको इमेज बिल्कुल ध्यान नहीं देनी, और इससे आगे आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें आप इग्नोर मार सकते हो। कैसे काम करता है QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन? तो बेसिकली क्वांटम जो इसकी पार्टियां हैं, लेट से A और B, जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 पार्टियां यहाँ पर हो गई, और भी हो सकती हैं। तो QKD पार्टीज जो होती हैं उसके बीच में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स पर कई प्रकाश कणों या फोटोन को प्रेषित किया जाता है। देखो बेसिकली चीज़ मैंने आपको बता दी कि फोटोन का इस्तेमाल करके इसको भेजा जाता है। बाकी ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, फोटोन या शून्य एक धारा बनाते हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है। क्यूबिट का बारे में मैंने आपको बताया कि क्यूबिट का इस्तेमाल करके भी ये चीज़ें जो है वो होती हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर का जो सिद्धांत है वो क्यूबिट पर बेस है, और क्यूबिट के ज़रिए की जो है वो तैयार की जाती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो ये सब इसमें मत जाओ कि फोटोन कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह, या पोलराइजेशन किस तरीके से होता है, ये सब इग्नोर मारो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि इतना ध्यान में रखना है। हाँ, कुछ चुनौतियाँ तो यहाँ पर जो हैं वो आएंगी ही। पूरी तरीके से सुरक्षित सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में कभी कभी इसमें कई खामियां पैदा हो सकती हैं। ऑप्टिकल केबल जो हैं वो आमतौर पर निश्चित दूरी के लिए हैं। लाइक आपको मिलेगा कि रेंज जो है वो 100 किलोमीटर तक देखी जा सकती है, बट हमें तो संचार इससे ज़्यादा दूरी तक यहाँ पर करने हैं, तो दूरी जो है वो एक तरीके से एक रुकावट यहाँ पर आ रही है। तो ये आप जब लिख रहे हो कि क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चुनौतियाँ ये भी हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सब आपको इग्नोर करना है। और इसमें क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो भारत की 2 संस्थाएं हैं, इसरो और DRDO, इन्होंने सफलता हासिल की है। मैंने बताया 300 मीटर की दूरी पर इसरो के द्वारा पहली बार जो आपका मुक्त आकाशीय क्वांटम संचार जो है वो यहाँ पर किया गया, और इसका सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण यहाँ पर किया गया। इन्होंने स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी हैं वो विकसित की, और एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डाटा संचार यहाँ पर जो है वो किया। इसको क्वांटम कुंजी वितरण या QKD कहते हैं। इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये कैसे वर्क करती है। ओके, ऐसे ही DRDO ने क्वांटम कम्युनिकेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया। DRDO ने रक्षा रणनीतिक एजेंसियों के लिए जो सुरक्षित संचार जरूरी हो जाता है, भाई रक्षा यूनिट है या आर्मी वगैरह, उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो इन द बिटवीन, तो उसके लिए जो सुरक्षित संचार है वो ज़रूरी है। और इसी चीज़ के लिए DRDO जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित कर रहा है। क्वांटम तकनीक जो है वो भी QKD के ऊपर ही विकसित यहाँ पर होगी, और हैदराबाद में अलग अलग परीक्षण भी इसके ऊपर किए जा रहे हैं लगातार। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि ये सब चीज़ें मिल रही हैं। बाकी भविष्य इसका तकनीक का अच्छा है, क्या क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बताई। काफ़ी सारे पॉइंट्स अब आराम से लिख भी सकते हो, हिंदी में तो बहुत ही आसानी से 250 वर्ड तक का ऐसे कंप्लीट हो सकता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है आगे हाथी का संरक्षण। हाथी का संरक्षण मतलब एलिफेंट कंजर्वेशन की बात हो रही है। ओके, और एलिफेंट पर बेसिकली इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम देखें तो हाथी बेसिकली आर्थिक, पारंपरिक या सांस्कृतिक या सामरिक महत्व का प्रतीक यहाँ पर है। ओके, और वन्य जीव संरक्षण में भी इसका अहम किरदार यहाँ पर है। इसको देखें तो इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखता है, लेकिन चिंता ये भी है कि हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पर शुरू किया गया था। उसके तहत 2002 से देश में हर 5 साल में एक बार हाथियों की जनगणना भी कराई जा रही है। 2017 की पिछली जो राष्ट्रीय हाथी जनगणना यहाँ पर हुई थी, उसके अनुसार देश में सिर्फ 27,312 हाथी ही शेष बचे हुए हैं, और इससे पहले हाथियों की जनगणना का काम 2012 में किया गया था, जिसमें 30,000 के करीब हाथी मौजूद थे। यानी कि 5 साल के अंदर 3,000 हाथी जो है वो यहाँ पर कम हो गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो कि आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें आगे, तो हाथियों की आबादी लगातार घट रही है, ये परेशानी की बात है। और रिपोर्ट के बारे में बताया मैंने आपको, 2014 से 2019 के बीच लगभग 500 हाथियों की अकाल मौत यहाँ पर हुई है। और इसकी कारण ये है कि हाथी मानव टकराव, जिसको कहते हैं ह्यूमन एनिमल जो आपका कन्फ्लिक्ट है, या फिर ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है। बिजली से टकराने से इनकी मौत हो जाती है, रेल दुर्घटना है।
या शिकार है हाथी दांत के लिए, या जहर देना, या भूस्खलन आ जाए, या बीमारियां हैं, इन सब की वजह से हाथियों की जो मृत्यु है वो देखने के लिए मिलती है। 13 अक्टूबर 2010 को हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो घोषित किया गया था, जबकि देश के 3 राज्य जिनको कहते हैं झारखंड, कर्नाटक और केरल, हाथी को राजकीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं ताकि इनका कंजर्वेशन किया जा सके। तो अब इनकी तादाद घट रही है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एशियाई हाथी लगातार विलुप्त होने की कगार पर जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको बचाना ज़रूरी है। IUCN की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके मुताबिक दुनिया में हाथी की 2 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। ये स्विस संस्था है और इसने 2021 की लाल सूची में अफ्रीका के जो जंगली हाथी हैं उनको गंभीर रूप से संकटग्रस्त और अफ्रीकी के जो सवाना हाथी हैं उनको यहाँ पर लुप्त प्राय घोषित किया है। इस प्रकार दोनों प्राप्त जो प्रजातियां हैं उनको सीमित श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से देखें तो एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर करके आता है। इसी तरीके से मानव या वन्यजीव सह अस्तित्व यानी कि ह्यूमन एलिफेंट को एग्जिस्टेंस इसको कहते हैं, ठीक है, को एग्जिस्टेंस। इस पर जारी वर्ल्ड जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जिसको कहते हैं UNEP, इन दोनों की हाल ही में रिपोर्ट आई थी ह्यूमन एलिफेंट को एग्जिस्टेंस के ऊपर, मतलब हाथी और इंसान दोनों साथ में मिलकर के रह सकते हैं। इसके ऊपर यह बताया गया कि मानव वन्यजीव टकराव जिसको कहते हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, उसका सर्वाधिक प्रभाव भारत पर ही यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि जैव विविधता के मामले में समृद्ध होने के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो जहाँ आबादी भी ज़्यादा है वहाँ पर मानव वन्यजीव टकराव सबसे ज़्यादा यहाँ पर होंगे और हाथियों के साथ ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा कोविड-19 यहाँ पर आया तो जैसे सर्कस वगैरह हैं या शादी जैसे सामूहिक जो आयोजन हैं उन पर सीमित छूट दिए जाने के कारण हाथी के जो मालिक हैं उनकी आय प्रभावित हुई है। तो जो हाथी हैं उनके जो मालिक हैं उनकी आय यहाँ पर कम हुई और जिससे हाथियों की जो भोजन की गुणवत्ता है वो कम हुई और उनकी जो सुख सुविधाएं हैं या हाथियों का जो पहले ध्यान रखा जाता था वो भी यहाँ पर जो है वो नहीं हुआ। कुछ तो अगर हम देखें उनको छोड़ दिया गया जंगल में ऐसे ही, और जो भोजन पानी और आवास की व्यवस्था भी नहीं है। तो अस्तित्व की लड़ाई जो है वो यहाँ पर बनती चली जा रही है, मानव हाथी का टकराव, और इसके ऊपर क्वेश्चन निकलेगा दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। और एनिमल की जगह आप ह्यूमन लेपर्ड कन्फ्लिक्ट कर सकते हो, ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट कर सकते हो, ऐसे ही होता है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। अब ये कन्फ्लिक्ट के कुछ कारण हैं। कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव की आबादी बढ़ रही है तो शहरीकरण बढ़ रहा है, वनोन्मूलन बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव पर्यावास के विखंडन की प्रक्रिया और अनियंत्रित खनन गतिविधियां जैसे रेलवे लाइन बिछ रही हैं, सड़क है, नहर है, इन सब के निर्माण के कारण हाथियों का जो प्राकृतिक पर्यावास है उसमें यहाँ पर कमी आई है। जल है, भोजन है, सुरक्षित पर्यावरण है, वो नहीं मिल रहा, जिससे कि जो हाथी हैं वो मानव बस्ती की ओर पलायन कर रहे हैं और हाथी मानव जो टकराव है वो यहाँ पर हो रहा है। प्राकृतिक गलियारे जिनको कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर, उनसे छेड़छाड़ यहाँ पर हो रही है, जिससे हाथी अपने जंगलों से बाहर आ रहे हैं और घरों पर हमला भी यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2014 से 2019 की अवधि के दौरान इंसान और हाथियों के संघर्ष में हाथी तो मारे ही जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 2300 के करीब लोगों की जान भी गई है और हर साल लगभग 400 से अधिक जानें जा भी रही हैं। ये टकराव उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। टकराव की 85% घटनाएं इन्हीं 6 राज्यों में हो रही हैं और अस्तित्व की लड़ाई इन्हीं राज्यों में देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन समझना ये होगा कि स्वास्थ्य जो परिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए दोनों का अस्तित्व जरूरी है, इसलिए इस टकराव को रोकने के लिए सभी को साथ आना पड़ेगा। और ये टकराव चूंकि मानव जनित है, क्योंकि मानव ने इसको बढ़ावा दिया है, कारण मैंने आपको ये बताया यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हाथियों की संख्या में कमी आ रही है, इसलिए उनका संरक्षण भी जरूरी है और विलुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए उनको बचाने की भी ज़रूरत है। इसकी अनेक घटनाएं देश में सामने आती रहती हैं। इनका प्राकृतिक जो आवास है उसमें हस्तक्षेप मिल रहा है और हस्तक्षेप में वृद्धि के कारण हाथियों में जो ग्रामीण क्षेत्र में जाने लगे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुँचता है और इकोनॉमी जो है उसको भी यहाँ पर नुकसान पहुँचता है। बाकी एलिफेंट जो है उसकी भी मृत्यु यहाँ पर हो सकती है। उसके अलावा एक चुनौती है अवैध शिकार। तो हाथी दांत के लिए इनका अवैध शिकार यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि इसकी कीमत और इसके बहुपयोगी दांत जो हैं वो इसके इसी शिकार का कारण बन जाते हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपनी शानो शौकत या शक्ति प्रदर्शन के लिए हाथियों का उपयोग करते थे, हाथियों के दांतों का उपयोग करते थे। तो उस समय
हाथियों का शिकार करना गौरवपूर्ण बात होती थी, लेकिन कानून जो हैं वो अब इस समय के हैं कि जो बचे कुचे हाथी हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। तो जो क्रूर तरीके हैं उनको यहाँ पर रोकना पड़ेगा और हाथी दांत के ट्रेड को उसको कम करना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइवरी ट्रेड। ओके, चाइना में बेसिकली ये काफ़ी भारी मात्रा में चलता है, तो इसको रोकने की काफ़ी ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है। इसके अलावा कई सारे हाथी हैं वो करंट से भी मर जाते हैं, जैसे बहुत सारी पावर लाइन है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है जो कि इतनी ऊंचाई पर नहीं लगी होती कि हाथी उनके नीचे से निकल जाएं, तो वो इससे टकराते हैं और वे मर जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये इमेज देख सकते हो, बहुत सारे जो बेसिकली हाथी और मनुष्य के बीच के टकराव हैं उनकी स्थिति मानव जनित ही यहाँ पर है और इसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। साइट्स के हिसाब से माने, यानी कि वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रित कन्वेंशन, जिसको कहते हैं साइट्स, उसके द्वारा 18 जनवरी 1990 से ही हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन आज भी कई देशों में ठोस कानून और सख्ती के अभाव में ये ट्रेड चल रहा है। ये ट्रेड गैरकानूनी घोषित किया गया है घरेलू स्तर पर भी। सिंगापुर ने 1 सितंबर 2021 से देश में बिकने वाले हाथी दांत और उससे बनने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, जबकि चीन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाथी दांत से बनने वाले सामानों को बेचने वाला बाजार है, 2017 से ही हाथी दांत से जुड़ी समस्त व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी ये ट्रेड जो है वो यहाँ पर चलता हुआ है। ऐसे ही इंग्लैंड है, अमेरिका है, उसमें भी व्यापार के विरुद्ध जो है वो कानून लाया गया है। इंडिया में भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत हाथी दांत या इससे बनी वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिबंधित है। अगर आप बेचते हुए पकड़े गए तो 7 साल का जेल का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपये का आर्थिक प्रावधान भी यहाँ पर है। लेकिन देश में चोरी छुपे ये काम अभी भी चल रहे हैं। ओके, तो बेशकीमती दांत लेकर जो है वो इनको बेचा जाता है और ऐसे केसेस जो हैं वो हमें लगातार देखने के लिए मिले हैं, अखबारों में आप देखते रहते होंगे। इसके अलावा बीमारियां भी हाथियों को काफ़ी परेशान करती हैं। सभी जीव किसी न किसी बीमारी से जूझते हैं, लेकिन हाथियों को भी कुछ घातक बीमारी जैसे पास्चुरेलोसिस है या फिर एंथ्रेक्स है या फिर टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी बीमारियां यहाँ पर लगती रहती है। जैसे फरवरी 2021 में उड़ीसा के कालाहांडी में कार्लापाद वन्यजीव अभ्यारण्य में 6 हाथियों की मृत्यु पास्चुरोलोसिस नामक बीमारी की वजह से यहाँ पर हो गई। तो इस बीमारी की मदद से, बीमारी के कारण जो है वो हाथियों की मृत्यु की दर काफ़ी अधिक होती चली जा रही है। तो ये जो बीमारी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों तीनों बीमारियों का नाम याद रखना है क्योंकि ये हाथियों की मृत्यु का एक इम्पोर्टेंट कारण हो गई है। 2010 से ही हाथियों की सुरक्षा के लिए हाथी संरक्षण और उपचार केंद्र की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और ये अच्छी बात है कि 2018 में मथुरा में देश का पहला और इकलौता हाथी अस्पताल वो भी यहाँ पर बनाया गया। तो सबसे पहला हाथी अस्पताल कब बना, कहाँ बना, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें अत्याधुनिक हाथी अस्पताल अलग शहरों में भी यहाँ पर खोले जा रहे हैं। बीमारी के अलावा आकाशीय बिजली गिरने से भी हाथियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। 2021 को असम के नगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 18 हाथियों की जान यहाँ पर हुई। इसके अलावा रेल दुर्घटना में भी हाथियों की मौत यहाँ पर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, 4 फरवरी 2021 को झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडप में क्रॉसिंग से 2 हाथियों की मौत यहाँ पर हो गई। ऐसे ही देहरादून के लच्छीवाला में रेलवे ट्रैक के बीच चपेट में आने से एक शिशु हाथी की मौत यहाँ पर हो गई और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इनके संरक्षण के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। कई प्रयास किए भी जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। हाथी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश के कई शहरों और राष्ट्रीय उद्यानों में जयपुर की तर्ज पर हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है ताकि इनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस परियोजना के अंतर्गत एलिफेंट कंजर्वेशन एरियाज जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि नंबर में 32 हैं और टोटल एरिया है 70,000 किलोमीटर का, जिसको सेव किया जाएगा। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं पेरियार अभ्यारण्य, मनास, काजीरंगा, ये ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। उसके अलावा राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। इसके अलावा हाथियों में के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, दैट इज कॉल्ड हाथी मेरे साथी। राजस्थान के जयपुर के आमेर में केंद्र और राज्य की सहायता से एलिफेंट विलेज भी तैयार किया गया है। वहाँ पर सारे एलिफेंट ही यहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ ये एशिया का तीसरा और भारत का पहला एलिफेंट विलेज यहाँ पर है। भारत में हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो आपका कोटूर केरल में बनाया गया है और हाथी संरक्षण के लिए जो आपका वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया है उसके द्वारा सोनितपुर मॉडल के तहत सामुदायिक स्तर पर हाथियों से खेतों को नष्ट होने से बचाने के लिए और उसे मारने के बजाय वन विभाग को सूचित करने के लिए प्रेषित किया जाता है।
इसके अलावा 2017 से 2031 के बीच राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना भी लागू की जाएगी, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इसके अलावा जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसकी शेड्यूल 1 में हाथियों को संरक्षण प्राप्त है। अगर आपने हाथी को नुकसान पहुंचाया तो ये कानूनन जुर्म है और इसके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखो कि भारत दुनिया के 17 बृहद जैविक विविधता क्षेत्र, जिसको कहते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज, नंबर में कितनी है? 17। इंडिया इनमें से एक आ जाता है। तो उसमें हाथियों को इस तरीके से अलग अलग जो कारण मैंने बताए, उनकी मृत्यु होना बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हाथियों के संरक्षण जो है वो बना रहे। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल आपको मिलेगा विज्ञान लेखों का एक अनोखा संकलन। ये आपको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक रिव्यू यहाँ पर है। उसके अलावा आगे चलें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रौद्योगिकी की सफलता और भविष्य की बात की गई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस चीज़ के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपको आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है और इसको कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है और उसके डीएनए की अगर हम बात करें तो कुछ भाग विशिष्ट भी होता है। तो इस प्रकार जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है उसको प्राप्त करें और डीएनए प्रोफाइल यहाँ पर तैयार करें तो उससे कई सारे काम किए जा सकते हैं। 1998 में CSIR के इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिकों ने डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए स्वदेशी अनुसंधान किए और इस तकनीक को प्रयोक्तों तक पहुँचाया। भारत विश्व का तीसरा देश बन चुका है जो स्वदेशी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। यह तकनीकी सांप में लिंग निर्धारण के आणविक आधार पर सामान्य शोध से संबंधित है। यह अनुसंधान अगर आप देखें तो सांप पर आधारित एक अनुसंधान मानव डीएनए, इस सब को छोड़ो यहाँ पर, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सब नहीं पढ़ना यहाँ पर, ओके। इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो इस्तेमाल है वो आपका केरल उच्च न्यायालय में पितृत्व विवाद के रूप में यहाँ पर किया गया। भाई सिंपल सी बात है, एक बच्चा, उसका कोई पिता है या वो नहीं है, तो उसको डिसाइड करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपने देखा होगा, कई सारे जो टीवी वगैरह के सीरियल्स वगैरह आते हैं उन सभी में इन चीज़ों को दिखाते हैं, ओके। इसके अलावा जो CSIR है उसके अंदर इंस्टीट्यूट है, डेट इज कॉल्ड CCMB। इसने इस स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके सैकड़ों मामले यहाँ पर जो है उसको सोल्व किया है। जैसे पितृत्व विवाद हो सकते हैं या गुमशुदा बच्चों की पहचान करना है, विकृत शरीर की पहचान है, प्रसूति वार्ड में बच्चों की अदला बदली के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए ओरिजिनल जो मदर है उसका पता लगाया जाता है, या हत्या के और ये रेप के केसेस में इन चीज़ों की जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा निकाली जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री हैं श्री राजीव गांधी जी की हत्या, उसमें भी खुलासा यहाँ पर किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंट से संबंधित आंकड़ों को निष्पक्ष माना जाता है, वास्तविक और लगभग 99.9% सटीक जो है वो माना जाता है। दो व्यक्तियों का डीएनए मानक समान नहीं हो सकता, तो अगर मैचिंग हो रही है इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन तो यहाँ पर है। इस प्रौद्योगिकी की सफलता के आधार पर जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने एक पृथक स्वायत्त संस्थान ही अपने अंदर में तैयार कर लिया, दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र। ये सारे केसेस को हैंडल करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड। यह केंद्र नियमित रूप से अन्वेषण एजेंसियों से डीएनए, जो व्यक्तियों की डीएनए पहचान है उसको स्थापित करने के लिए नमूने प्राप्त करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन न्यायाधीशों के साथ विशेष संपर्क जो है वो स्थापित करते हैं, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पहचान करने के लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पर निभाता है। और पहचान के लिए जब भी कोई जज ऑर्डर देगा कि इस बंदे की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो या फिर ये सब चीज़ें करो, तो वो सीधे सीधे आपका आएंगे CDFB के पास, यानी कि आपका जो विभाग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र, इसमें इसका टेस्ट किया जाएगा और फिर जो निष्कर्ष निकल करके आएंगे उनकी व्याख्या यहाँ पर की जाएगी और ये प्रौद्योगिकी के जरिए जजमेंट दिया जाएगा। तो ये मिलेगा कि लगभग 30 राज्य और केंद्र न्यायिक प्रयोगशाला हैं जो कि ऐसी जांच जो है वो यहाँ पर कर भी रही हैं, ओके। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किन क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है? जैसे पितृत्व की पहचान करनी है या मातृत्व की पहचान करनी है तो उसमें आप जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। खोए हुए बच्चे हैं, विकृत शरीर की पहचान है, रेप के केसेस हैं, हत्या के केसेस हैं, इन सब की पहचान की जा सकती है। अप्रवास के उद्देश्य हैं, कृषि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की वंशावली का विश्लेषण किया जा सकता है। एक जानवर को देख करके उसका पूरा फैमिली ट्री जो है वो तैयार किया जा सकता है। ब्रीडिंग का निर्धारण किया जा सकता है। पौधों की किस्मों की पहचान की जा सकती है। जैविक नमूनों की जो आपकी बेसिकली जो जैविक नमूने हैं उनकी पहचान की जा सकती है।
उसके अलावा जो आपका वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक है उसमें भी मदद ली जा सकती है। वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी व्यक्ति विशेष की पहचान उनके डीएनए के केवल एक अत्यंत छोटे से हिस्से से की जा सकती है। आपको पता होगा कि डीएनए को बहुत बड़े लेवल पर एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटे से अंश से ही पूरी पहचान यहाँ पर हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ उभर करके आती है। इसके अलावा एक नई तकनीक और आ रही है जिसको कहते हैं ईडीएनए। इसमें आपका डीएनए लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका डीएनए आपके बाल हो सकते हैं या फिर आपके शरीर के एरोसोल्स हो सकते हैं, वो वातावरण में पाए जाते हैं, उनको सीधे निकाल करके काम कर लिया जाता है। तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग न्यायिक मामलों में किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोषी आरोपी उसकी पहचान करने में। इसका प्रयोग दोषपूर्ण अपराध सिद्ध के लिए लोगों को बचाने के लिए भारत ने अभी भी इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग लोगों को बचाने के लिए नहीं किया है, सिर्फ सजा दिलाने के लिए आरोपी या दोषी के लिए किया गया है। भारतीय विधि प्रणाली में भी बहुत कम अनुच्छेद हैं जिसमें डीएनए का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन जहां कहीं भी उल्लेख प्राप्त होता है वहां पर आरोपी या पीड़ित व्यक्ति से डीएनए नमूना प्राप्त करना पड़ता है। तो भारतीय विधि प्रणाली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही सहयोगपूर्ण है और ये जो है वो साक्ष्य बेसिकली उपलब्ध कराती है। ये सब आप समझ चुके होंगे। इस प्रौद्योगिकी में निजता के अधिकार का ध्यान रखा जाता है। प्रतिष्ठा, निर्दोषपूर्ण अभिधारणा, स्वास्थ्य और अन्य सूचनाओं के उल्लंघन का भय जो है वो बना तो रहता है, लेकिन उसको आपको यूज़ तो करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो ड्यू डिलीजेंस के कारण बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आप सही से इसको देख करके इस्तेमाल करो तो ये डाटा जो है वो धोखाधड़ी के मामलों में हर चीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखना कि एक पेड़ की आयु अगर आपको चेक करनी है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका एक पेड़ की आयु को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उसमें आपको कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो अलग तकनीक यहाँ पर हो जाती है। तो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आप डीएनए डाटा बैंक तैयार कर सकते हो जिसमें हर एक इंसान का डीएनए होगा और इसके बाद आपको उसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक का डीएनए सैंपल हमारे पास होगा जिसकी मदद से हम सिर्फ और सिर्फ एक परमिशन के ज़रिए जो है वो उसके डीएनए को निकाल करके और काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल। तो ये स्नेल की एक प्रजाति है, इसके बारे में दिया गया है घुसपैठी प्रणाली लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये घुसपैठी का मतलब इन्वेजिव भी होता है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इसको यहाँ पर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम इसके अंदर में नहीं जाएंगे। तो अगर बात करें जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल के बारे में तो कितनी चीज़ें आपको इसके अंदर से पता होनी चाहिए, उस पॉइंट को देखते हुए ही आर्टिकल को ख़त्म करेंगे। राजस्थान में उदयपुर के समीप एक छोटे से शहर नाथद्वार में मानसून के दिनों में इस प्रजाति को यहाँ पर देखा गया, यानी इंडिया में इस प्रजाति को यहाँ पर देखा गया। ये आश्चर्यजनक रूप से एक विशाल आकार के जो घोंगे होते हैं वो हैं और बगीचों में सैकड़ों की संख्या में नज़र आ रहे थे। नम भूमि पर पड़े हुए थे, वृक्षों की दीवार पर चिपके हुए थे। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसका नाम है अकाटिना यूलिका। पहले तो आप ये नाम ही देख लीजिए, देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन निकलेगा, अगर निकला तो। वैसे चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि निकलेंगे, इसीलिए आर्टिकल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इसका जो भौगोलिक विस्तरण है वो कहाँ पर है। कहने का मतलब ये है कि ये मूल निवासी कहाँ का है, तो मूल निवासी है पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट और द्वीपों का। सिर्फ इस इमेज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरे आर्टिकल को स्किप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखो भौगोलिक वितरण में क्या लिखा हुआ है कि इस विशालकाय घोंगे का मूल स्थान जो है वो ये वाला इलाका है जो यहाँ मैप में दिखाया गया है। इस पूरे इलाके में ये जो आपकी जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल है वो पाई जाती है। आवास उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शरीर की संरचना जो है वो ये सारी है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत में सन 2005 में प्रजाति केरल के पलक्कड़, एराकुलम और पथाना जो थिट्टा ज़िले हैं उन सभी में देखने के लिए मिली, लेकिन 2020 से आते आते संपूर्ण केरल में इसका प्रसार हो गया और अब भारत के पूर्वी दक्षिणी भागों में तो इसका प्रसार है ही, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। ये पॉइंट याद रखना है, ऊपर के दोनों पॉइंट आप इग्नोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन काल भी दिया गया है 3 से लेकर के 5 वर्ष तक का, अनुकूल परिस्थितियों में 10 वर्ष भी जी लेती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो जो आपका IUCN है, IUCN अपनी लिस्ट निकालता है, IUCN अपनी लिस्ट निकालता है और उस लिस्ट के अंदर जो 100 आक्रामक प्रजातियां हैं उनमें एक इसे रखा गया है, यानी कि इसका पाया जाना वातावरण के लिए सही नहीं है, आक्रामक प्रजातियों की श्रेणी में यहाँ पर जो है वो आता है।
ये वृक्षों की छाल को खा करके उनको नष्ट कर देते हैं, वृक्ष के तने पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे पेड़ को खाने लगते हैं, यानी कि इकोसिस्टम को तबाह करने का काम ये यहाँ पर जो है वो करते हैं। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, और इनकी शरीर संरचना वगैरह से आपको कुछ नहीं लेना देना, तो उसको इग्नोर मारेंगे। ओके, प्रकृति के शत्रु हैं, जी हाँ याद रखिए, इनका शत्रुओं से बचाव इनके शरीर का बाहरी कवच होता है। ओके, और इसलिए सामान्यतः इनकी मृत्यु स्वाभाविक होती है। वैसे केकड़े हैं या चूहे हैं, जंगली चींटी हैं, सूअर वगैरह इन्हें स्वाद से खाते हैं, कुछ मनुष्यों द्वारा भी खाए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी हैं। आर्थिक प्रभाव, यह विविध भक्षी जीव है, सड़ी गली पत्तियों से लेकर शैवाल फफूंद सब कुछ खा जाता है ये, और भारत में लगभग 50 से अधिक प्रजातियों को हानि भी पहुंचाता है पौधों की, जैसे मक्का वगैरह है या भिंडी है, बैंगन है, इन सभी में लग जाता है, और इनके लगने के बाद जो प्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर क्रॉप का वो यहाँ पर गिर जाता है। सहतूत हैं, केले हैं, पपीता जैसे पेड़ों पर अत्यधिक हानिकारक जो है वो यहाँ पर रहता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ओके, तो जस्ट इतना पॉइंट याद करके आप आगे चलेंगे, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ यहीं याद रखना है। अच्छा, इसका पर्यावरण पर प्रभाव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी उपस्थिति में मृदा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह मिट्टी के कटाव के लिए भी उत्तरदायी है, भूमि को प्रदूषित भी करता है, खेतों में जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। इसकी मृत्यु के बाद इसके कवच का कैल्शियम कार्बोनेट मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ठीक है, उससे मृदा में उगने वाली वनस्पति भी प्रभावित होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आता है, और साथ ही साथ अपने जो आसपास की मूल वनस्पति है या जीव हैं उसको नष्ट भी ये करता है। तो इसके ये सारे के सारे पर्यावरण प्रभाव जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक स्पीसीज इंडिया के अंदर अगर देखने के लिए मिली है तो उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होंगे जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आई, और वो सब आपको पता होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आगे चलें, लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदाओं का पशुपालन पर प्रभाव। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसको भारी तबाही देखने के लिए मिलती है। ओके, तो कैसे कैसे ये सब इफेक्ट करता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, देखो लाइव स्टॉक से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है बेसिकली इसी पर चलती है, मनुष्य की खाद्य व्यवस्था, साथ ही साथ सीमांत किसान हैं, ग्रामीण जनता है, उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान पशुपालन के कारण ही हुआ है। दूध, दही, मक्खन, पनीर ये सब मिलता है, और साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो आपदाएं आती हैं लेकिन थोड़े से समय के लिए आती हैं, परंतु भूभाग या देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को यहाँ पर जो है वो तबाह करके जाती हैं। आपदाओं के दौरान निरंतर घट रही कृषि भूमि, साथ ही साथ प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो रही है, और पशुपालन में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। हमारे देश की कृषि आधारित जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें पशुओं का विशेष सामाजिक एवं आर्थिक महत्व नजर आता है। सिंपल सी बात है, हरे भरे क्षेत्र जहां पशुपालन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा जो आपदा प्रभावित राज्य हैं उनमें चीज़ें अलग देखने के लिए मिल रही हैं। भारत के अंदर भू जलवायु अलग है, सामाजिक विशेषताएं हैं, पर्यावरण क्षरण भी देखने के लिए मिलता है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। इन सभी के अलावा मानव जनित आपदाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। भारत दुनिया के 10 सबसे अधिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। देश के 35 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, यानी कि आपदा प्रवृत्त क्षेत्र यहाँ पर हैं। 5700 किलोमीटर का क्षेत्र तूफानी और जो तूफान आते हैं, सुनामी आती है, उनसे संवेदनशील है। कृषि योग्य भूमि का लगभग 68% सूखे से प्रभावित है। फिर भूस्खलन है, हिमस्खलन है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आती रहती हैं। आप लगातार पढ़ते रहते होगे, हर महीने कुछ ना कुछ बादल फटना, भूस्खलन, भारी बारिश, जंगलों में आग, त्वरित बाढ़, हिमस्खलन, भूकंप जैसी चीज़ें आती रहती हैं। तो पशुओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होती हैं। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ आती है। बरसात के मौसम में गर्मी से तो कुछ राहत मिलती है, परंतु इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी न किसी जो हिस्सा है उसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ यहाँ पर आती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे इस समय प्रेजेंटली असम वगैरह हैं, पश्चिम बंगाल वगैरह हैं, वहाँ पर भारी मात्रा में बाढ़ आई हुई है। बहुत सारे लोगों की डेथ भी यहाँ पर हो गई है। तो बाढ़ का प्रकोप मिलता है, जान माल की नुकसान होती है, पशुधन अपना बचाव खुद नहीं कर सकते तो उनका भी नुकसान यहाँ पर होता है। पशुधन के साथ ऊंचे स्थानों पर बसाए जाने वही एकमात्र उपाय है। ऐसे इलाके जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पर लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाए। भारी संख्या में फसल, पशुधन, जान माल, इन सब का नुकसान देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कई सारे पशुओं में निमोनिया, परजीवी संक्रमण जैसे खुर या गलघोटू इस टाइप की डिजीजेज जो है वो हैं यहाँ पर हो जाती हैं। फिर उनके लिए चारा जो है वो भी बाढ़ में बह गया, यानी कि चारे की भी कमी हो जाती है और पशुओं को उचित आहार भी नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जितने भी ऐसे इलाके हैं उनमें ध्यान रखना चाहिए कि बाढ़ की भविष्यवाणी की जा सके। मान लो असम में बाढ़ आई, बस सिंपल सी बात है, असम में बाढ़ क्यों आई? क्योंकि मानसून सीजन स्टार्ट होने वाला था और मानसून के कारण असम है, मेघालय, इन सब इलाकों में बाढ़ आती है। तो बाढ़ आती है
तो उससे पहले ही आपको इन लोगों को किसी ऊपर की जगह पर भेज देना चाहिए, पहाड़ी इलाके पर भेज देना चाहिए, जहाँ नीचे से ये बाढ़ से सुरक्षित रह सकें। तो ये सब करना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रक कक्ष बनाए जा सकते हैं, उनसे संपर्क बनाया जाए, भारी बारिश से जो संभावित क्षेत्र हैं उनकी पहचान की जाए, पशुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थलों का चयन होना चाहिए, बाढ़ प्रभावित या संभावित क्षेत्र से पशुधन को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, सिंचाई तंत्र के निर्माण में सहयोग दें, पानी की आपूर्ति करें, खाने की, जन की, ठीक है, इन सब चीज़ों की आपूर्ति जो है वो होना जरूरी है। फिर पशुओं में बीमारी लगेंगी तो रोग उपचार भी जरूरी हैं, पर्याप्त मात्रा में चारा दाना मुहैया होना चाहिए। बाढ़ और भूस्खलन से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, उन रोगों के संक्रमण को रोकने के काम करने चाहिए, जैसे विशेषज्ञ दलों का गठन कर सकते हैं जिसमें पशु चिकित्सक, पशु पोषण वैज्ञानिक, ये सब चीज़ें हों। पशुओं की अकाल मृत्यु होने पर मृत पशुओं को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीकों से उनका निस्तारण भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो इससे अगर आपको बचना है तो जल संरक्षण भी यहाँ पर कर सकते हैं, उससे कई सारे फायदे हैं। बाढ़ में पीने का पानी अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उस सब के जरिए भी किया जा सकता है। इसी तरीके से नदियों को जोड़ने का कार्य भी इन्हीं आपदाओं का स्थायी हल बताया जा रहा है। नदियों को जोड़ना मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट सरकार ने यहाँ पर बजट के अंदर लॉन्च किए 2022 में। ठीक है, पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें पता रहेंगी। वैसे मैंने हर एक वीडियो के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस भी किया। इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी सरकार ने अलग बहुत सारे रुपए यहाँ पर दिए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। तो इससे बिजली भी बनती है, साथ ही साथ पीने का पानी भी मिलता है, बांध परियोजनाएं भी बनती हैं। तो इस तरीके के प्रयास जरूरी हो जाते हैं। ऐसे ही भूकंप आता है तो सेम कारण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि पशुओं के लिए चारे की, दाने की कमी हो जाती है, या फिर सीवेज रिसाव के कारण जल प्रदूषण खतरा हो जाता है। तो उससे जो पशु यहाँ पर पानी पिएंगे उसके मुकाबले कई सारे मतलब पशु अगर यहाँ पर उस प्रदूषित पानी को पिएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरीके से देखने के लिए मिला है लगभग 3100 के करीब मवेशी काल का ग्रास बन गए जब भूकंप आया यहाँ पर, ओके, उत्तरकाशी में। तो इस तरीके की संभावनाएं जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। वही फिर ध्यान रखना है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। भूकंप के बाद, भूकंप से पहले भूकंप मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, ठीक है, जिसको अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, वो सब लगाए जाने चाहिए। और पहले से पहले इन चीज़ों को भांप लेना चाहिए कि भाई भूकंप आएगा तो हमें इन लोगों को और पशुओं को सही जगह पर ले जाना है। ऐसे ही अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, जंगलों में आग लग जाती है, पशु बुरी तरीके से जल जाते हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उनके बाड़े खराब हो जाते हैं, उनका चारा जो है वो जल जाता है। तो वहाँ से इसको निकाल पाना भी कठिन होता है क्योंकि चारों तरफ आग होती है, पानी की कमी, अग्निशामक दल दूर होता है, तो जन धन की हानि भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब के तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा कि इसमें आपको धुआं सूचक व्यवस्था वगैरह करनी चाहिए। अग्नि दुर्घटनाओं में 50-60% की कमी आ सकती है, पशुओं की मृत्यु भी यहाँ पर कम हो सकती है। तो आपदाओं से बचने के कुछ सुरक्षात्मक उपाय हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं। जो पशुपालन क्षेत्र हैं वहाँ सभी कर्मचारियों को अग्निशमन व्यवस्था होनी चाहिए। जो अग्निशामक दल के कर्मचारी हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण देते रहना चाहिए, ओके, ये बहुत ज़रूरी है। और आग लगने पर पशुओं को संभालने के लिए जो उपाय हैं उनकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। बड़े पशुओं का अग्निशामक दस्ते की जो पोशाक है उससे परिचित कराया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि रंग देख करके वो भड़के नहीं, हो सकता है कि ये रेड कलर पहन करके यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, और ये जो आपके लाइव स्टॉक है ये डर जाएं और दूर भागने लगें और अपनी लाइफ जो है उसको खतरे में डाल दें। तो ऐसा जो रंग ये यहाँ पर पहन करके जाएं जिससे पशु इनकी तरफ आकर्षित हो, ना कि इनसे दूर जाएं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ओके। पशु बाड़ों में प्रवेश द्वार के अतिरिक्त एक आकस्मिक द्वार भी यहाँ पर होना चाहिए, जैसे बस, रेलगाड़ी सभी में होता है ना इमरजेंसी डोर, इस तरीके का डोर होना चाहिए। जनरली इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं लेकिन होनी चाहिए। आकस्मिक उपयोग के लिए जल स्रोत जो है वो होना चाहिए, पाइपलाइन की व्यवस्था, समीपवर्ती थाना, इन सबके फ़ोन नंबर जो हैं हर दीवार पर लिखे हुए होने चाहिए ताकि दुर्घटना में तुरंत डायल किया जा सके। तो ये सबको देखते हुए चारा भंडारण का व्यवस्था की जा सकती है। जैसे ये एक पहाड़ी इलाका है, ओके, यहाँ पर आपकी बाढ़ आ गई तो आप इस जगह पर जो है वो कुछ हद तक यहाँ पर जो है वो चारे को इकट्ठा कर सकते हो ताकि इस इमरजेंसी सिचुएशन में इस चारे को यूज़ किया जा सके। बिजली है, तार के कनेक्शन है, वो इतनी ऊपर लगाए जाएं या फिर उनको इस तरीके से लगाया जाए कि बाढ़ आए तो पानी में करंट ना आए, ताकि पशुओं की मौत ना हो जाए या इंसान की मौत भी ना हो जाए, ओके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अकाल की सिचुएशन भी देखने के लिए मिलती है। अकाल की सिचुएशन देश के किसी भी भाग में अगर कई वर्षों से औसत वर्षा का यदि 90% से कम बरसात हो रही है तो उस स्थिति को अकाल माना जाता है। 100 mm की वर्षा होती थी किसी इलाके में, लेकिन अभी सिर्फ 10 mm की, 9 mm की, 8 mm की वर्षा हो रही है कई सालों से, तो इस स्थिति को कहेंगे अकाल। तो अकाल की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है और कई वर्षों से खतरा बन रही है। मानसून के मौसम में पानी न बरसने पर खेती है, पशुपालन है, उनसे उत्पादन नहीं मिल पाता। तो
चारा पानी की कमी हो जाती है, तो इनका इंतज़ाम करना पड़ता है। फिर ये सब दवाएं और वो ही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, कई सारे रोग हो जाते हैं। इसके अलावा जलवायु संकट भी सेम कारण यहाँ पर लाता है। जलवायु संकट तेज़ी से मतलब जलवायु संकट के कारण जो आपके वेदर इवेंट्स हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किए, अकाल हो सकता है, भूकंप हो सकता है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जितनी तेज़ी से आते हैं उससे 2 गुना तेज़ी से आते हैं। मतलब क्या है कि जो वेदर इवेंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लो एक भूकंप जो है वो 6 पॉइंट के रिक्टर स्केल पर आता, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज यहाँ पर उसमें एम्प्लीफिकेशन करेगा तो ये 6 जो है वो 8 का हो सकता है, वो 7 का हो सकता है, वो 9 का हो सकता है, यानी ये भूकंप उतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे समस्याओं के जो खतरे हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। फिर पशु रोग यहाँ पर आते हैं, कई तरीके के पशु रोग हैं, उन सभी से भी लड़ना पड़ेगा। ओके, मच्छर मक्खियों का नियंत्रण है, प्रतिरोधक टीके हैं, इन सब का यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। आकस्मिक जो राष्ट्रीय आकस्मिक दुर्घटना योजना है उसको भी यहाँ पर लागू किया जा सकता है, और उसमें जो बेसिकली एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर एनिमल प्रोडक्शन योजना वो शुरू भी की गई है। ये योजना जो पशु रखरखाव में सुधार, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को सुरक्षित रखना, उनसे होने वाले नुकसान को कम करना, पशु यहाँ पर उनसे मतलब उनका नुकसान ना हो उसको यहाँ पर कम करना, ये सब चीज़ें इस प्लान के अंदर में लिखी जाती हैं। आपदा से पहले की तैयारी, दुर्घटना के समय की कार्यवाही और आपदा के बाद की योजना, 3 चरणों में इसके अंदर में प्रोग्राम जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो इंडिया जो है वो आपको पता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो पशुधन जो है वो अभिन्न अंग बन जाता है, काफ़ी योगदान मिलता है, परिवार का पोषण होता है, आय मिलती है। ओके, तो प्रगतिशील मानव जो है वो उसको समझना चाहिए कि प्राकृतिक जो प्रबंध है वो कितना ज़रूरी है खुद के लिए भी और पशुओं के लिए भी, और इसीलिए पशुओं का बचाव, समय अनुसार उपचार और कुशल प्रबंधन जो है वो समय की मांग है, और इसको ज़रूर से सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे लिखा हुआ है डेटा अंतरण गति बढ़ाएगा क्वांटम कैस्केड लेजर। तो जब भी आपके सामने नाम आ जाए क्वांटम तो समझ लो कि 2 चीज़ें तो होंगी ही होंगी। एक, जिस चीज़ में भी यूज़ करोगे वो सिक्योर तो होगी। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, कौन सा, यहाँ तो कोई सा भी, सारे कलर मैच हो रहे हैं, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पर भी क्वांटम की बात हो रही है, ओके, जहाँ पर भी क्वांटम की बात हो रही है वहाँ 2 चीज़ें तो होंगी, एक सिक्योरिटी और एक स्पीड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको बढ़ी हुई दिखाई देंगी। जो भी आप टेक्नोलॉजी उसके अंदर क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो या क्वांटम सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी सिक्योर होगी और उसमें स्पीड भी ज़्यादा होगी आज की तुलना में किए जाने वाले काम से। जैसे डाटा अंतरण है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, इसको कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र। तो डाटा ट्रांसफ़र अभी कितना होता है, मैक्सिमम 100 Mbps की स्पीड से आप भेज सकते हो, ओके। लेकिन अगर आपने क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल कर लिया तो आप 100 Gbps की स्पीड से भी भेज सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर मैथ बन जाता है। सिर्फ 5-6 लाइनें देखनी है, उसको देखते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से काम चलता है। देखो, डाटा अंतरण की जो अति द्रुत गति से अंजाम देने के लिए अब लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेजर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो रही है, ओके। क्वांटम जो सोपानी लेज़र है इसको कैस्केड लेजर्स कहा जाता है, तो टेक्नोलॉजी का नाम याद रखिएगा। इसके द्वारा यह संभव हो पाया है। वर्तमान में जो डेटा अंतरण है, डाटा ट्रांसफ़र है, वो इंटरनेट केबलों की मदद से होता है, लेकिन जल्द ही क्वांटम कैस्केड लेजर्स का प्रयोग होगा और डेटा को बिना केबल के ही जो है वो भेजा जा सकता है। इस प्रकार जो डेटा की गति है वो 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड होगी, जबकि इस समय केबल द्वारा भेजे जाने वाली डेटा की अंतरण गति 100 मेगाबाइट पर सेकंड के करीब है, यानी कि 1000 गुना कम अभी हम यहाँ पर डाटा भेजते हैं सख्ती से, लेकिन इसको तेज़ी से भेजने का काम करेंगे। तो अन्य लेजरों से भिन्न होगी, क्वांटम सिद्धांतों पर वर्क करेगी। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसका जो लेज़र है बेसिकली इसका उपयोग संचार, उद्योग, चिकित्सा विज्ञान, रक्षा विज्ञान, इन सब में किया जाता है। प्रकाश तरंगों के इस्तेमाल से ये लेज़र जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जस्ट इतना ध्यान रखना है। अब क्वांटम है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में फोटॉन्स का यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओके। जब मैंने आपको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, तो ये चीज़ें बहुत ही आपको ध्यान में रखनी है कि 2 चीज़ें तो आपको मिलेंगी। एक तो स्पीड, यहाँ पर आपने देखी कि स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर जो है वो ये भी देख ली कि सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से होगा और ये चीज़ें एनक्रिप्टेड होती हैं, तो आसानी से इनको हैक भी नहीं किया जा सकता। फिर दिस इज़ द डीप फिजिक्स, ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी, ओके। ये आपको बिल्कुल भी जो है वो याद नहीं रखनी, इसको आपको इग्नोर मार देना है, ओके।
ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। आगे चलते हैं और लिखा हुआ है पानी का दोहन नहीं सदुपयोग करें। पानी का दोहन नहीं सदुपयोग करें, इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि जल तो जीवन है ही, ओके, और सजीवों के लिए मात्र पृथ्वी पर समस्त जल का सिर्फ 15% जल ही है जो कि जीवों के लिए उपलब्ध है। इस तरीके से आपको मिलेगा कि बहुत सारा जल महासागरों में है, फिर ग्लेशियर्स और आइस कैप में है, फिर भूमिगत जल है, फिर वायुमंडल में है और फिर जैव द्रव्यमान में जल है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित सोर्सों में पानी कितना है, उसके अनुसार इसे घटते क्रम में लगाइए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जल आपका ओशियंस के अंदर में है, दूसरे नंबर पर जल जो है वो ग्लेशियर्स आइस कैप में है, तीसरे नंबर पर जल जो है वो भूमिगत है, और फिर आपको वायुमंडल में मिलेगा, और फिर आपको जैव द्रव्यमान यानी कि बायोमास में मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी प्रदूषित जल की बात यहाँ पर है, भाई प्रदूषण तो बढ़ रहा है, ओके, जल प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है, और 2021 में जो प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है वो आपको मिलेगी कि 1486 क्यूबिक मीटर के करीब है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है 2025 तक कम हो जाएगी, इसलिए पानी पर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, फिर अगर आप देखें तो यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स जो हैं वो निकलने मुश्किल हैं थोड़े से, क्योंकि इधर उधर की बातें ही हैं। जैसे पानी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ये आपको पता है। औसतन हम जो है वो व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा प्यासा नहीं रह सकता, और भूमिगत जल से 80% लोगों की जल आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जबकि नदी झील तालाब से 20% लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। यदि शरीर में जल की थोड़ी सी कमी हो जाए तो प्यास लगने लगती है, ओके, और ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हैं, ओके, डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ से आप एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं निकाल पाएंगे। फिर ये है मशीनी ज़िंदगी, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर में दिया गया है एक कहानी टाइप की, तो ये आप इग्नोर मारोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कहानी है, ओके, ये इग्नोर मारो। फिर ये जीव विज्ञान के कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये आपको बेसिकली ये क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी लेवल के तो नहीं हैं, बट ठीक है, ये एसएससी या पीसीएस लेवल में मदद करेंगे। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। 2 पेज हैं, देखो एक पेज तो ये रहा जिसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन हैं, और फिर आगे 25 क्वेश्चन है टोटल, इनके आंसर भी दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके जो है वो सोल्व करना। ओके, ये जो आपकी 2 पेज हैं ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये अंकों की गिनतियाँ और ये CSIR की अलग अलग प्रयोगशालाएं ये नहीं देखनी, महिलाओं प्रयोगशालाएं हैं वो भी नहीं देखनी, ये बैठक हुई ये भी नहीं देखनी, और साथ ही साथ विज्ञान सर्वत्र पूजते ये महोत्सव है ये भी नहीं देखना, क्योंकि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगी। फिर ये 2-3 यहाँ पर कविताएं कहानियाँ हैं, विज्ञान का पूर्वोत्तर में भी फैलाव चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नीचे की नहीं पढ़नी, यानी कि लास्ट के जो 20 पेजेस थे वो आपके किसी काम के नहीं थे, ओके, सिर्फ 40 पेज काम के थे जो कि हमने डिटेल में पहले ही देख लिए। तो इतना पढ़ना है इस मैगजीन से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया कि पीडीएफ की जो एक्सेस है वो आप कैसे कर सकते हो, जिसको चाहिए सिर्फ वही ले, ओके, बाकी लोग जो हैं वो अपना सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दें। एनालिसिस पूरा हुआ, इससे ज़्यादा आपके काम की चीज़ें यहाँ से नहीं निकलती। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।